Hello friends, welcome to Science Fair Education. Today I am going to teach you about the packing efficiency of HCP lattice which is present in 3D manner. देखो हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी HCP का 2D वाला सिस्टम का समझ लिया था। अब हमें ये भी समझना है कि HCP अगर 3D फॉर्म में हो तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसका पैकिंग एफिशिएंसी जस्ट लाइक FCC के बराबर ही होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको सीखना चाहिए जो कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में क्या डिस्टेंस होता है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें यह भी जानना होता है कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है और इसीलिए आपको सीखना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअल में इस 3D लैटिस का कैसे निकालते हैं। तो चलो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग के पास जो HCP लैटिस होता है, पहले तो ये मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ व्हाट HCP लैटिस। HCP लैटिस का हमें क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसका डायग्राम कैसे क्रिएट किया जाता है और बहुत ही कम टाइम पर हम ये चीज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक रेक्टेंगल तैयार करना है। बहुत ही बड़ा रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, जितना सिंपल आप बना सको इस तरह से। और जस्ट इसके बिलो एक और रेक्टेंगल सेम साइज का आपको तैयार करना है। जितना बॉटम आप लेकर आए हो उतना ही आपको बाहर लेकर जाना है, जिससे कि आपका ये स्ट्रक्चर रेगुलर बैनर में दिखे। ऑलराइट, इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से एज लेंथ लेकर एक एंगल में और इसके साथ इसे मिला देना है। जितना इंक्लिनेशन यहाँ रखे हो इस एज का, उसी तरह से यहाँ पर भी रखना है और इसे फिर मिला देना है और इसके बाद इसे भी मिला देना है। देखो एक साइड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी कर सकते हो। इधर का एज लेंथ थोड़ा सा मतलब इसका लेंथ ज्यादा होगा, यहाँ पर छोटा होगा, थोड़ा लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, और इस जगह से ये लेंथ बड़ा होगा। जितना आपने इसके लिए लिखा उतना ही आपको इधर लेंथ यहाँ पर खींचना है और इसके साथ फिर क्या करना है बच्चे, मिला देना है और इसके बाद यहाँ पर इसको भी इसके साथ मिला देना है। आप देख सकते हो हमारा HCP 3D लैटिस तैयार हो चुका है और हमें इसी का पैकिंग एफिशिएंसी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पर मैं अलग कलर चुन लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो एटम जो मौजूद होता है, ये तो आपको पता है सभी कॉर्नर्स में मौजूद होते हैं और इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जिसे आप फॉर्मूला यूनिट भी कहते हैं, दैट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंगल यूनिट सेल, दैट विल बी इक्वल टू 6। ये आपको पहले ही सिखाया जा चुका है कैलकुलेशंस में। ऑलराइट, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारा हो जाता है क्या, ए लेयर, दिस इज कॉल्ड ए लेयर। बट आपको ये भी पता होगा कि इसके अलावा भी हमारे पास लेयर मौजूद होता है और ये लेयर कुछ इस तरह से है, कंप्लीटली इनसाइड। और यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करने दो, ऑलराइट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, कुछ इस तरह से। आप इसे भी इस तरह से दिखा सकते हो, this is the A layer, this is the B layer and again A layer। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा इस ट्रायंगल फॉर्म में मौजूद होता है अंदर। मैं पूरा कंप्लीट अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बस इस तरह से दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हमें लेयर मौजूद होता है। अब देखो ये जो लेयर मौजूद है ये किस तरह से ऑक्युपाई करता है ट्रायंगुलर वॉइड में, ये चीज समझ लो। देखो यहाँ पर हमने स्पेस दिखा रखा है, जैसे कि ये एक लेयर हमारे पास है तो यहाँ पर हमने एक स्पेस दिखा रखा है, ए बी का रिपीटेशन होता है HCP लैटिस में। अब ये जो एटम है वो एग्जैक्टली कहाँ पर पॉइंटेड हो रहा है उस चीज को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो आप एटम देख रहे हो ना, ये फ्रंट वाले क्यूब में मौजूद है और जब क्यूब में नहीं ट्रायंगल में मौजूद है। और यहाँ पर अगर किसी ट्रायंगल में इस जगह में एक एटम आता है सेम साइज का, ऑफ कोर्स वो क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करेगा और इस तरह से यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड भी यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। अब देखो अगर ये एग्जैक्टली ये जो सेम साइज का एटम है वो इस जगह में आ रहा है, सिमिलरली ये जो पॉइंट आप देख रहे हो वो इस ट्रायंगल में आएगा और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो वो इस ट्रायंगल में आएगा अल्टरनेटिव पोजीशन में। तो इसके बेसिस पर आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली पॉइंटेड है यहाँ।
अब यहाँ पर ध्यान में रखना है क्या, हमें एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले। बस हम लोग जो भी करने जा रहे हैं ना, वो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने के लिए किया जा रहा है। ऑल राइट, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। सो लेट्स सपोज दैट इसका जो हाइट है वो h है, और जो ए बी के बीच का डिस्टेंस होगा वो ऑफ कोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा h/2, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, h/2। अब देखो ये जो एटम है जो फ्रंट वाले क्यूब में एग्जैक्टली पॉइंटेड है, तो वो यहाँ पर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पर खींच सकता हूँ। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे मैं एज लेंथ a मान सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक ट्रायंगल में क्रिएट कर सकता हूँ, दैट विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक इधर हो गया और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच ले रहा हूँ। आप देख सकते हो एक स्मॉल ट्रायंगल बनकर हमारा तैयार हो चुका है, ए बी सी, इस तरह से ये बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको यहाँ से एक रिलेशन निकालना है, दैट इज द, अगर आपको यहाँ निकालना है AC का डिस्टेंस निकालना है, आप कैसे करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ दैट इज द ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ACB ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर वर्क करना है। आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर एक ट्रायंगल किस टाइप का, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और यहाँ पर ये एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है ये लाइन, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, cos 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, B/h। ये क्या होता है बच्चे, B/h के बराबर होता है, दैट इज बेस होगा और हाइपोटेनस होगा। देखो cos 30 का जो वैल्यू होता है वो तो आपको पता है, दैट विल बी इक्वल टू √3/2, विच इज इक्वल टू व्हाट इज द बेस, B। सो यहाँ पर देखो A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता, नो डाउट A इक्वल टू क्या होता, 2r होता। लेकिन ये जो बेस है हमारा, जो AB का डिस्टेंस है वो क्या है, ये AB हमारा एक्चुअल में a/2 के बराबर है, और अगर ये a/2 के बराबर है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये एग्जैक्टली ये r के बराबर हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हमारा r के बराबर हो जाएगा। सो AB इक्वल टू r। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा एज लेंथ हमारा क्या था, वो A के बराबर था, और क्योंकि AB क्या है, एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट में मौजूद है ये B पॉइंट, सो दैट शुड बी AB इक्वल टू व्हाट, R। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बेस की जगह मैं R यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। रह गया हाइपोटेनस, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। यहाँ पर H इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ H इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा बच्चे, दैट विल बी इक्वल टू √3, ये हमारा √3 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ हमें h, दैट मीन्स ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया AC मिल गया। मैं यही जगह मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो, ये कोई हाइट नहीं है, दिस इज द हाइपोटेनस, दैट इज व्हाट, ये हमारा AC के बीच का डिस्टेंस है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या है, AC के बराबर है। सो दिस इज व्हाट, AC इक्वल टू √2r बाय √3। अब देखो ये हमारा AC का लेंथ निकल गया, हमें एक्चुअली में निकालना है क्या, ये हाइट को कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, दैट इज h/2। तो अगर मुझे AC पता है, मैं इस लाइन को भी मिला सकता हूँ, एक लाइन और क्रिएट किया जा सकता है। इस लाइन को मिलाने पर आप देख सकते हो नया एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया, और मैं मान लेता हूँ ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ACD। सो इन ट्रायंगल अगर मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में खास बात क्या है, आप देखो ये हमारा ट्रायंगल ACD के बराबर, इसको ध्यान में रखना। सो मैं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना यहाँ पर कैलकुलेट करना है CD, हमें इसी हाइट को कैलकुलेट करना है। सो CD दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, AD², ये हो जाएगा हमारे पास क्या, AD², और माइनस में क्या हो जाएगा, AC², और AC हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। ऑलराइट,
अब देखो AD का स्क्वायर ये क्या होने वाला है, AD क्या है, ये जो आप देख रहे थे ये जो एटम था वो एग्जैक्टली वो तो पॉइंटेड था, इस जगह में पॉइंटेड था, ये सारा स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा होगा। अगर हमारे पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है बिकॉज ऑफ 3 एटम्स आर प्लेस्ड इन द प्लेन एंड 1 एटम इज प्लेस्ड जस्ट अबव दिस प्लेन, तो मैं बोल सकता हूं कि इस कंडीशन में आपके लिए ये सारा एटम एक जैसा है, ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पर ये एटम जिस तरह से इसे टच कर रहा है उसी तरह से टॉप वाले एटम को भी टच करेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो AD का डिस्टेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू 2r, ये 2r के बराबर होगा क्योंकि सेंटर और इस सेंटर से लेकर इस टॉप वाले सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू 2r। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, AD की जगह में मैं लिख सकता हूँ 2r स्क्वायर लिख सकता हूँ। AC हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है दैट इज 2r बाई √3 और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसे स्क्वायर कर सकता हूँ। कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिल रहा है ये चीज ध्यान से देखो, दैट इज CD जो कि हमारे लिए क्या है, हाइट है। अब ये हाइट ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो h निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, दैट इज 4r स्क्वायर माइनस में यहाँ हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ देन CD दैट विल बी इक्वल टू वाट, यहाँ हो जाएगा 12r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर होल √3। अब देखो ये हो जाएगा CD विच इज इक्वल टू h, यहाँ पर हो जा रहा है हमारे पास 8r स्क्वायर और 8r स्क्वायर का मैं डायरेक्टली रूट निकाल ले रहा हूँ दैट इज 2√2r डिवाइडेड बाई √3। ये हमारे पास क्या निकल कर आया, ये CD के बीच का डिस्टेंस निकल कर आया क्योंकि 8 का रूट क्या होने वाला है 2√2 और इसके बाद जो √3 रह जाएगा वो √3 एज इट इज रह जाएगा, r स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर r हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें क्या मिला, CD दैट इज h बाई, एक तरह से ये h बाई 2 का हमें डिस्टेंस मिल गया। ओके, ये सारा हमें क्या मिल रहा है, h बाई 2 का डिस्टेंस। सो यहाँ पर टोटल हाइट का अगर बात किया जाए तो टोटल हाइट हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल हाइट हो जाएगा हमारे पास 4√2 डिवाइडेड बाई √3। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि टोटल जो हाइट होगा दैट इज व्हाट, h इक्वल टू 4√2 डिवाइडेड बाई √3। देखो हम लोगों ने हाइट का ये कैलकुलेशन कर लिया, कंप्लीट कैलकुलेशन कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस हाइट के कैलकुलेशंस के बाद इस पूरे HCP यूनिट सेल का एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे, एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है क्योंकि हमें हाइट भी पता है और यहाँ पर देखो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगा देता हूँ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल, HCP यूनिट सेल के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, एरिया ऑफ, क्योंकि हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेस में, सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ बेस, जो यहाँ पर बेस मौजूद है हेक्सागोनल फेस का, और उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या बच्चे, तो एरिया ऑफ बेस दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। ओके, और यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर। सो a स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास 2r के बराबर है, सो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट 4r स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ 4r स्क्वायर कर सकता हूँ और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हाइट है हमारे पास वो क्या है 4√2 डिवाइडेड बाई √3, तो मैं इसे भी पुट कर दे रहा हूँ 4√2 डिवाइडेड बाई √3। अब इस कैलकुलेशन को देखो बहुत ही सिंपल वे में ये कैलकुलेट हो जाएगा, √3 से यहाँ पर √3 दैट विल बी कैंसल आउट, ये √3 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ये 4 से हमारा क्या होने वाला है, ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक चीज रह गया ना, यहाँ पर r रह गया लिखना, जो हाइट होगा वो 4√2 डिवाइडेड बाई √3 r होगा। तो यहाँ पर इसको अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हाइट ऑफ व्हाट HCP यूनिट सेल।
मतलब ए लेयर से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 4√2 डिवाइडेड बाय √3। जबकि अगर आपको दो लेयर के बीच में ए बी लेयर मतलब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2√2 डिवाइडेड बाय √3। ये चीज आपको समझना है कि ये किस तरह से ये डिस्टेंस निकल कर आ रहा है। सो √3 से √3 ये कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कैलकुलेशन के बाद मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मुझे r को प्लेस कर देना है, और कैलकुलेशन के बाद मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये हो जाएगा हमारे पास 24√2 r³। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 6 रह गया यहाँ 4 रह गया, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आया, वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल। ये हमारे पास निकल कर आ रहा है 24√2 r³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, HCP यूनिट सेल। अब देखो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होने वाला है पैकिंग एफिशिएंसी में। अब हमारे पास हो जाता है क्या, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं बैठा देता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बैठाओगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, दैट इज द वॉल्यूम occupied by 6 effective number of spheres। so यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 into volume of sphere, क्योंकि यहाँ पर 6 स्फीयर मौजूद है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, HCP यूनिट सेल इंटू 100, हमें एफिशिएंसी निकालना है। सो 6 into 4/3 पाई r³ अपन में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला वॉल्यूम 24√2 r³ इंटू 100। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, r से r³, ये r³ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 6 4 जा 24 and this 4 will be again cancel out। आपके पास बच क्या रहा है, उसी से आपको क्या मिलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा। आपके पास रह गया ये पाई वाला टर्म रह गया, दिस इज द पाई, और क्या रह गया हमारे पास 3√2 ये रह गया इंटू 100। जब बच्चे आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द 74%। आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 74% मिलेगा। ओके, सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब फिर से वापस से देख लो स्लाइड, इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप एकदम ध्यान से देखना लेक्चर, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत ही स्लो तरीके से इसे समझाया है, आप सभी को इसे आसानी से समझ सकते हो। ऑलराइट, अब हम लोग आते हैं क्या नेक्स्ट, जो आगे का कॉन्सेप्ट है पैकिंग एफिशिएंसी का, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। पैकिंग एफिशिएंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग आगे भी सीखेंगे कि डायमंड का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है ना, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड, अगर मेरे पास क्या हो, डायमंड के रेस्पेक्ट में मैं अभी डायरेक्टली बता रहा हूँ, बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर डायमंड का बोल दिया जाए, पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लिया जाए, याद रखना ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड यहाँ पर क्या होता है टेट्रा कोवैलेंसी होने की वजह से वहाँ पर डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इसका पैकिंग एफिशिएंसी 34 to 36% ही आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ ना, तो मैं सारा कुछ समराइज कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं लास्ट में ना सारा का सारा टर्म को समराइज कर दूंगा कि इसमें कौन सा पैकिंग एफिशिएंसी होगा, ए और आर में रिलेशन क्या होगा, ये सारा। ओके, तो इसके बाद वाला जो लेटेस्ट टाइप है इसे हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा कुछ समराइज करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग आते हैं क्या, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। एटम के किस तरह से रिपीटेशन होने पर डिफरेंट टाइप्स के लैटिस बनते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास क्या, जैसे कि क्लोज पैकिंग इन 1D। देखो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि 1D सिस्टम होता क्या है, 1D सिस्टम बनता कैसे है। जब 1D आप समझ जाओगे तभी आप 1D से 2D में आओगे, दैट मीन्स प्लेनर स्ट्रक्चर में आओगे, और 2D जब समझ जाओगे तभी 2D से 3D क्रिएट किया जाता है। हम लोग इसी तरह से डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि क्लोज पैकिंग इन 1D कैसे क्रिएट होता है। इसी से हमें क्या पता चलेगा, हमें 2D सिस्टम के बारे में पता चलेगा। सो यहाँ पर देखो क्लोज पैकिंग इन 1D के बारे में बताया गया कि इट रिजल्ट्स बाय अरेंजिंग द स्फीयर्स टू टच ईच अदर इन ए रो।
देखो 1D है, आप स्फीयर्स लो या फिर सर्कल दिखाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पर क्या है कि इसमें एटम क्या होता है, अरेंज होता है रो में, वन अनदर वन और वन टू टच ईच अदर इन ए रो में एक दूसरे को ये टच करेगा। ओके, सो ये हमारा क्या है, क्लोज पैकिंग इन 1D के रेस्पेक्ट में। जबकि क्लोज पैकिंग इन 2D जो कि 1D से ही क्रिएट होता है, सो इट रिजल्ट्स बाय स्टैकिंग द रोज टुगेदर सच दैट दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। मतलब एक रोज का रिपीटेशन आप कर रहे हो, जैसे कि ये आपने 1D इस तरह से क्रिएट किया, और उसके जस्ट बिलो या फिर किसी अदर पोजीशन में भी हो सकता है, मैं आऊंगा उस सारे पॉइंट पर। अगर आपने नेक्स्ट रो क्रिएट किया लेकिन ये रो नीचे वाले रो को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा ये 2D सिस्टम बन गया, बिकॉज एटम्स आर प्लेस्ड इन एक्स एक्सिस एज वेल एज इन वाई एक्सिस। सो ये क्या हो गया, हमारा ये 2D सिस्टम हो गया। तो इसे समझना जरूरी है आप सभी के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, क्लोज पैकिंग इन 3D। 3D में क्या होता है कि जो 2D सिस्टम हमारा बना है ना, 2D सिस्टम बनने के बाद उसके ऊपर नेक्स्ट 2D लेयर क्रिएट होता है। तो यहां पर आपको क्या बताया गया है, इट रिजल्ट्स बाय स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल लेयर। मतलब एक 2D सिस्टम है, उसके ऊपर एक नेक्स्ट स्टैकिंग है। जैसे कि फ्रूट्स की दुकान में हम लोग जाते हैं ना, तो वहां पर देखना ऑरेंज को किस तरह से सजा कर रखते हैं, एक लेयर के ऊपर नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर के ऊपर नेक्स्ट लेयर, और देखने में काफी बढ़िया लगता है। ऑलराइट, तो उसी तरह से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि इट रिजल्ट्स बाय स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल लेयर गिव राइज टू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1D से आपको 2D में जाना है, जैसे हम लोग आगे चलेंगे डायग्राम के हिसाब से भी समझेंगे, और 2D से फिर हम लोगों को क्या करना है, 3D में जाना है। अब यहाँ पर हो जाता है क्या कि 2D सिस्टम में जब जाओगे तो यहाँ पर पहले आपको पढ़ना है क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। सिमिलरली जब आप 3D सिस्टम के में जाओगे तो यहाँ पर भी 2 अलग अलग तरह का सिस्टम है, काफी सारा सिस्टम है, और उसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, उस पर डायग्राम साथ साथ ये करोगे ना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, पहला जो है स्टैकिंग ऑफ 2 स्क्वायर क्लोज पैक्ड AA टाइप। जबकि यही स्टैकिंग अगर AB टाइप लेयर में हो जाए तो यहाँ पर कुछ अलग तरह का होगा 3D सिस्टम। तो ये भी हम लोग करेंगे 1 by 1। सो पहला क्या है हमारे पास, स्टैकिंग ऑफ 2 स्क्वायर क्लोज पैक्ड AA टाइप लेयर, और सेकंड में क्या है हमारे पास, स्टैकिंग ऑफ 2 स्क्वायर क्लोज पैक्ड AB टाइप लेयर। जबकि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड AB टाइप, और सेकंड क्या है, स्टैकिंग ऑफ 3 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड ABC टाइप लेयर। अब ये सारे को तभी आप समझ पाओगे जब डायग्राम के हिसाब से देखोगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली हम लोग डायग्राम पर आते हैं। ऑलराइट, सो पहले हम लोग आते हैं क्लोज पैकिंग इन 1D। जब 1D के लिए बात करते हैं तो 1D के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। 1D में एटम क्या होता है, एक रो में सजा होता है, और इस रो में जो एटम मौजूद है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। दैट इज द 1D सिस्टम। जबकि 2D सिस्टम का बात करेंगे तो 2D में हमने 2 टाइप पढ़ा। पहला यहाँ पर जो टाइप पढ़ा दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप का फॉर्मेशन देता है, इसका जो यूनिट सेल होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और इसमें खास बात क्या है बच्चे, इसमें आपका AA टाइप का रोज का रिपीटेशन होता है। ये भी चीज आपको पूछा जा सकता है कि 2D सिस्टम है और वो अगर क्या कर रहा है, AA टाइप का रिपीटेशन दे रहा है, तो किस तरह का हमें 2D सिस्टम मिल रहा है, क्या वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला होगा या कुछ और होगा। तो कुछ और में भी हम लोग आएंगे, पहले ये चीज समझ लो कि ये किस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज द 2D सिस्टम। और यहाँ पर इसके बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, दैट इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 4। और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द AA टाइप। इसमें जो वॉइड होता है वो क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तरह होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, ये सारा कुछ आप पढ़ रखे हो, दैट इज द वॉइड, डोंट वरी अबाउट दिस। ये कौन सा नया स्ट्रक्चर आ गया, ये सारे वॉइड से जो कि यहाँ साइन कर रहा है येलो कलर में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, सो देखो यहाँ पर AB टाइप का रिपीटेशन है,
देखो 2D ही टाइप का है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, ABAB टाइप का रिपीटेशन है। अब ABAB टाइप के रिपीटेशन में हो क्या रहा है, ये HCP लैटिस बना दे रहा है जो कि हेक्सागोनल 2D है। ये हेक्सागोनल 2D टाइप का है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ABAB टाइप का रिपीटेशन है। और इसमें जो वॉइड मौजूद है वो कैसा वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड मौजूद होता है। तो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, डिटेल कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो आप कर सकते हो। इसका पैकिंग एफिशिएंसी ये सारा हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, क्लोज पैकिंग इन 3D। 3D में हमारे पास बहुत सारे टाइप है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो पहला जो होगा AA टाइप, ऑलराइट। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो AA टाइप कैसा है, मान लो कि एक लेयर में पहले बना देता हूँ, ये आपका A लेयर हो गया, दिस इज नथिंग बट ए लेयर। अभी ये रोज को नहीं देखना है, ए ऐसा नहीं देखना है। अभी एक लेयर तैयार हो गया, दिस इज कॉल्ड ए लेयर। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए लेयर बोल सकता हूँ। तो इस चीज पर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर कि इस लेयर का नाम मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में दिखा रखा है, अगर मान लो कि नेक्स्ट लेयर एग्जैक्टली इसके ऊपर आता है तो 3D फॉर्मेशन हो गया। ऑफ कोर्स देखकर पता चल जा रहा है कि बनने वाला जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा, एक क्यूब होगा। आपको इसको आगे का ये में मिल जाएगा आपको डायग्राम में, सो डोंट वरी अबाउट दिस। सो ये हमारा क्या बना रहा है, एक खास तरह का 3D लैटिस बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि इस पर एक और स्टैकिंग दिखा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग ABAB टाइप वाले में भी बात करेंगे। सो ABAB वाले में क्या है हमारे पास, कि मान लो कि एक लेयर पहले मैं बना लेता हूँ, ये मेरा एक लेयर बनकर तैयार हो गया है। अब इस लेयर में एग्जैक्टली एटम के ऊपर एटम नहीं आकर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वॉइड के ऊपर में एटम आ जाए। मतलब जब नेक्स्ट लेयर आएगा तो वो नेक्स्ट लेयर एटम को नहीं चुनेगा, वो वॉइड के पोजीशन को चुनेगा और उसके ऊपर अगर एटम मौजूद होगा तो एक नेक्स्ट लेयर क्रिएट होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इस तरह का पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से सारे वॉइड में एक एक एटम प्लेस कर दिया। देखो पहला जो लेयर था उसका नाम मैंने ए रखा। देखो ये रिपीटेशन ऐसे भी हो सकता है, मैं इधर भी आप इसको दिखा सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने एक रोज में सिर्फ लेयर को दिखाया था, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ नहीं दिखा सकते, इधर भी दिखा सकते हो। ओके, सो मुझे क्योंकि पिक्चर कंप्लीट करना है, मुझे बताना है कि ये किस तरह का यूनिट सेल क्रिएट करता है, इसलिए मैं क्या किया हूँ कि सिर्फ एक ही एटम मतलब एक ही रोज में सिर्फ मैंने दिखाया है सेकंड लेयर के एटम को। ओके, तो इस चीज को आपको समझना है कि ऐसा क्यों मैंने किया है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, इसके ऊपर अगर नेक्स्ट लेयर आता है मतलब ABAB टाइप का है तो नेक्स्ट फिर क्या आएगा, ए लेयर आएगा। और अगर ए लेयर आएगा तो एग्जैक्टली ए के ही ऊपर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उनमें गैप भी होगा। और इस कंडीशंस में एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ एटम एक दूसरे को टच कर रहा, बट ये एक दूसरे को टच करता नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सेम साइज का एटम अगर बॉडी के सेंटर में मौजूद हो तो उस कंडीशन में ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। वो क्या हो जाएगा, ये जो कॉर्नर वाला एटम वो थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज समझना है। सो इसी तरह से नेक्स्ट अगर ये तो हो गया हमारा AB, देन अगेन ये हमारा ए लेयर बन गया। इसके ऊपर फिर अगर क्या हो सकता है, ये ए लेयर तैयार हो सकते, बी लेयर हमारा तैयार हो सकता है। ये जस्ट जैसे ये पिक्चर में दिखा रखा है ना, बस उसी तरह का है और कुछ भी नहीं। कि ये हमारा शुरुआत में ए लेयर हो गया, मान लो ये ग्रीन वाला ही देख लो, और फिर बीच में आ जा रहा है हमारा रेड वाला लेयर, अब फिर से ग्रीन वाला लेयर आ जा रहा है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, तो इस डायग्राम को आप कोरिलेट कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इसको अगर आप देखना चाहते हो तो कैसा यूनिट सेल बना रहा है, सिंपल क्यूबिक बना रहा है। और सिंपल क्यूबिक का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, ये सारा डेटा आपको मौजूद है आपके पास कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, दैट इज द 52% एंड 48% क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वॉइड, एम्प्टी स्पेस होता है। ऑलराइट, जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं बोर्ड जो ये कौन सा यूनिट सेल बना रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अगर मैं इस पर बात करूं सो इट लुक्स लाइक दिस, ये इस तरह से दिखेगा और ये कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। यही बात मैं बता रहा था कि अगर सेम साइज का एटम यहाँ मौजूद हो तो कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या कि इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा दैट विल बी 68%, परसेंट ऑफ वॉइड 32%। पढ़ रखे, पहली पढ़ रखे। अब जो ये सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है ना, जो स्टूडेंट को काफी ज्यादा परेशान करता है, वो है क्या, क्लोज पैकिंग इन 3D। इसे भी समझना लेकिन आसान है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर दो तरह का यहाँ पर पैकिंग पॉसिबल है। एक होता है हमारे पास क्या, ABAB टाइप का,
ऑल राइट। और दूसरा क्या है हमारे पास, एबीसी टाइप का। इन दोनों में खास बात क्या है कि इन दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी सेम होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटा छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे एबी में ये एक तरह से 3D एचसीपी लैटिस को ही कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर भी तो ये हमारा ए बी रिपीटेशन हो रहा है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने खत्म किया पैकिंग एफिशिएंसी निकालते वक्त ए बी वाले पैटर्न का, और वो कितना निकल कर आया था, 74%। इसमें अगर मैं एक और हेक्सागोनल ऊपर टॉप में बना दूं और इसको सभी सेंटर के साथ ऐसे से जोड़ दूं, तो ये हमारा क्या बनकर तैयार होगा, यही सिस्टम बनकर तैयार होगा जो अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ये चीज कंफ्यूज नहीं करना है कि ये क्या है। देखो, ए लेयर है, देन बी लेयर है, अगेन ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आता था जो कंप्लीटली इनसाइड होता था सिस्टम में। सो ए बी अगर इस तरह से लेयर रिपीट होगा तो ये क्या बनाएगा, एचसीपी 3D लैटिस बनाएगा। तो ये चीज समझना है। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर, अगर एबीसी पैटर्न में होगा, देखो इन दोनों में डिफरेंस कोई पूछ दे तो कैसे समझोगे। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इसका जो ओरिएंटेशन है वो एक जैसा है। आप देख सकते हो जो ये ओरिएंटेशन है वो एक जैसा है। बेस सामने में जो आप देख रहे हो एटम, 2 एटम सामने प्लेस्ड है, उसके पीछे उधर एक एक एटम है, सेम ओरिएंटेशन में ये भी है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उल्टा है। यहाँ का ओरिएंटेशन जो आप देख रहे हो और यहाँ का जो ओरिएंटेशन देख रहे हो वो अलग अलग है। और अगर इस तरह का ओरिएंटेशन होता है, पता है आपको ये क्या बनाएगा, ये एफसीसी यूनिट सेल बना देता है। अब कैसे बनाता है यहां से देखने से पता नहीं चलने वाला, उसको जब तक हम लोग एटॉमिक फॉर्म में नहीं देखेंगे ना तब तक क्लियर नहीं होगा। ये तो जस्ट अभी लाइन रिप्रेजेंटेशन तरह से है, इसीलिए आपको यहाँ पर समझना मुश्किल हो जाएगा। बट फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा होने पर ये क्या देता है, एफसीसी यूनिट सेल ही देता है। ठीक है, ऑल राइट। जिसका अरेंजमेंट क्या होता है, सीसीपी होता है। देखो पैकिंग जो होता है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, बट क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो इसका यूनिट सेल बनता है वो एफसीसी बनता है। अब कैसे बनता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखो उसको जानने के लिए ही मैंने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से एनिमेशन कर रखा है, इसको वन बाय वन समझते हुए चलो। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एचसीपी लैटिस इन 3D को लेकर हम लोग को पहले से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने शुरुआत में बता दिया था कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालते कैसे है, हाइट का कैसे कैलकुलेशन होता है, फिर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारा कुछ बता दिया हो। अब यहाँ पर देखो कि एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे होता है और किस तरह से ये एचसीपी 3D में तैयार किया गया है साइंटिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो अरेंजमेंट होता है, जैसे कि हमारे पास एचसीपी 2D का, एचसीपी अगर 2D फॉर्म में है उसका अगर एक खास तरह से अरेंजमेंट हो, ए बी पैटर्न में अरेंजमेंट हो, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें एचसीपी 3D देगा। और उसी एचसीपी 2D का अगर एबीसी पैटर्न में अरेंजमेंट हो लेयर वाइज, तो वो फिर क्या देगा, वो हमें देगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग देगा। यही मेन पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। इतना भी याद रखे ना तो आपका काम हो जाएगा। फिलहाल हमें डिटेल समझना है, कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कि ये हमारे पास 2D फॉर्म में क्या है, ये एक तरह का एचसीपी यहाँ पर बना हुआ है। अब देखो इसमें खास बात क्या जानते हो, इस तरह के अरेंजमेंट में 2 तरह का क्या होता है, इसमें 2 तरह का मतलब एक तरह बोल सकते हैं ट्रेंगुलर वॉइड होता है, और 2 तरह का अगर ट्रेंगुलर वॉइड होगा तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है कि जो नेक्स्ट लेयर आएगा वो या तो इसमें रिपीट होगा, मतलब जो अप डायरेक्शन में है जिसका अपेक्स पॉइंट टॉप में है उसमें जाकर वो प्लेस होगा नेक्स्ट लेयर का एटम, या हो सकता है जो डाउन में दिखा रखे जिसका अपेक्स पॉइंट नीचे की ओर है उस वॉइड में जाकर प्लेस्ड होगा, क्योंकि एटम जाना कहाँ चाहता है, कहाँ वो स्टेबल होगा। आप खुद से सोचो कि 4 फुटबॉल अगर मैं 4 कॉर्नर में प्लेस कर दूं और नेक्स्ट फुटबॉल को अगर मैं ऊपर रखना चाहूं तो जो वॉइड होगा उसी जगह पॉसिबल होगा ना उसे रखना। बॉल के ऊपर बॉल रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो ये चीज आपको जानना चाहिए। तो नेक्स्ट लेयर का जो एटम होगा वो या तो व्हाइट वाले वॉइड में जाएगा या तो वो रेड वाले वॉइड में जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये चीज समझ लिया कि सिस्टम में क्या होता है, 2 तरह का ट्रायंगुलर वॉइड होता है, और जब भी कोई एटम इसके ऊपर प्लेस्ड होगा तो ये भी जानना है कि ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का जनरेशन ही ऐसा होता है। अब देखो मैंने इसके लिए क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले आपको बता दिया कि ये एक तरह का क्या है, एचसीपी 2D सिस्टम है।
ओके और HCP 2D सिस्टम का अगर AB पैटर्न में रिपीटेशन होता है, जैसे ये अभी हमारे पास क्या A लेयर है, दिस इज द A लेयर। ओके अब इस A लेयर में मुझे क्या करना है, इसमें रिपीटेशन करना है और जो नेक्स्ट लेयर आया है हमारा वो क्या है, तो ये चीज समझना है कि नेक्स्ट लेयर जो है हमारे पास व्हाइट कलर का है और उसने व्हाइट कलर के वॉइड के पोजीशन को ऑक्युपाई किया है। देखो नेक्स्ट लेयर ना भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप दिख रहा है ना क्लियरली कि ये किस तरह से बन रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब एक चीज देखो कि जो यहाँ पर येलो कलर का HCP लैटिस जो है, येलो कलर में जो मैंने यहाँ यूनिट सेल बना रखा है, ऑलराइट ये डायग्राम ज्योमेट्री को ध्यान दो, इस येलो कलर में 3 स्फीयर कंप्लीटली ये इनसाइड नहीं आ रहा है क्या, ये पीछे की ओर यूनिट सेल इसलिए थोड़ा सा ये बाहर ये एटम दिख रहा है, बट ऐसा भी नहीं होता है, वो क्या होता है कंप्लीटली इनसाइड ही रहता है। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ का एटम देख लो ये वाला एटम, एक आप यहाँ का एटम देख लो ये वाला एटम, और एक आप यहाँ पर देख लो, ये 3 एटम कंप्लीटली क्या होता है इस HCP यूनिट सेल के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके एटम को ध्यान से देख लो ना, आपको पता चल जाएगा कि ये 3 एटम क्या है, इस 6 एटम के अंदर ही प्लेस्ड है, बाहर नहीं जा रहा है ये, तो ये चीज समझने की कोशिश करो। ऑलराइट सो अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक A लेयर है, दिस इज द A लेयर, और ये हमारे पास क्या व्हाइट वाला, ये हमारे पास B लेयर है। तो नेक्स्ट लेयर क्या होगा, वो एग्जैक्टली A लेयर के ऊपर आएगा। अब A लेयर के ऊपर आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 तरह का वॉइड बन रहा है। अगर आप देखोगे ना तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर 2 तरह का बन रहा है। एक तो वॉइड बना जो जहां पर एटम व्हाइट वाला यहाँ पर आकर प्लेस हुआ है, उस जगह से हमारा क्या हो रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है TD1। लेकिन एक वॉइड और बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड टाइप का, वो है यहाँ पर आप देख सकते हो, पीछे भी तो एक एटम है। तो जब ये व्हाइट वाला एटम ट्रायंगुलर वॉइड बना रहा है तो उसके पीछे में जो ब्लू कलर का एटम है वो क्या बना रहा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा होगा। तो ये क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड सेकेंड टाइप। एक और वॉइड बन रहा है यहाँ पर, आप इस चीज को भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वाला है वॉइड इस जगह में, मतलब ट्रायंगुलर वॉइड जो आपका व्हाइट कलर वाले एटम की वजह से बन रहा है और ट्रायंगुलर वॉइड जो ब्लू वाले एटम की वजह से बन रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं। और आपको पहले ही बताया गया है, आप अगर नहीं देखे हो तो वॉइड वाला कॉन्सेप्ट देख लेना। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट बनकर निकल कर आ रहा है, ज्योमेट्री बनकर निकल रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के इक्वल हो जाता है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको कि ये किस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है। अब देखो खास बात क्या है कि जब नेक्स्ट लेयर आता है वो क्या करता है, वो एग्जैक्टली जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड सेकेंड टाइप उस जगह में प्लेस होता है। इन केस ऑफ HCP 3D लैटिस, 3D लैटिस में वो कहाँ जाकर प्लेस होगा, वो हो जाएगा हमारे पास इस वॉइड में प्लेस होगा जहां पर ये टेट्राहेड्रल सेकेंड टाइप का है। तो पॉसिबिलिटी तो सेकेंड वाला भी है, ऑक्टाहेड्रल में भी जा सकता है। फिलहाल हम लोग को HCP पढ़ना है तो पहले इस टाइप वाले को समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कर रखा है कि अगर नेक्स्ट लेयर आता है तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या ब्लू एटम के ऊपर ही है। तो इतने कॉन्सेप्ट को अब नहीं करना है, अब डायरेक्टली डायग्राम पर आते हैं। ओके यहाँ पर देखो ये 6 एटम यहाँ से उठाया गया क्योंकि एग्जैक्टली वो ब्लू एटम के ऊपर ही मौजूद है। थोड़ा मोड़ा एटम इधर उधर दिख रहा है आपको, लेकिन एग्जैक्टली आप यहाँ से इस पर ध्यान दो, आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा। ये हेक्सागोनल बना रहा है, इसके अंदर क्या आएगा, 3 व्हाइट कलर का एटम आएगा और उसके ऊपर फिर क्या आएगा, वो ब्लू कलर का एटम आएगा। मैंने इसको ब्लू कलर में दिखाया नहीं है, बट आप दिखा सकते हो। एक्चुअल में ना ये सारा एटम सेम टाइप का होगा तभी ये HCP लैटिस कहलाएगा, ये भी चीज ध्यान में रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, फाइनली इसको एक जैसे कलर में कंसिडर किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारा क्या है हमारा, ये ब्लू एटम है। ऑलराइट सो यहाँ पर ये इस तरह का हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो रहा है। सभी को हम जोड़ दिए तो हमारे पास क्या तैयार हो गया, ये हमारा HCP यूनिट सेल तैयार हो गया। तो अब इसकी फॉर्मेशन को समझो कि एक्चुअल में ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है और किस तरह के वॉइड में ये जाकर प्लेस हुआ है, ये भी समझना है। यहाँ पर 2 तरह का टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा था,
ऑलराइट, और एक तरह का ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बन रहा था। मतलब टोटल यहाँ पर क्या हो रहा था कि ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में टेट्राहेड्रल हमारा डबल बन रहा था। तो ये चीज आपके लिए काम में आएगा आगे के कॉन्सेप्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, अब हम लोग आते हैं किसमें, एचसीपी के बारे में तो पता ही है, एबी टाइप का यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है। अब हम लोग जो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास क्या, फॉर्मेशन ऑफ सीसीपी लैटिस इन 3D। ये थोड़ा सा सेम कॉन्सेप्ट पर चलता है लेकिन लास्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर भी उसी तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ पर फर्स्ट 2D एचसीपी लैटिस बना दिया। अब ये 2D एचसीपी लैटिस में यहाँ पर भी क्या है, दो तरह का वॉइड आप देख सकते हो, एक अप डायरेक्शन में एक डाउन डायरेक्शन में। ओके, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसी तरह का डायग्राम बना रखा हूं, सब कुछ सेम है। यहाँ पर ग्रे कलर में एक ट्रायंगुलर वॉइड आपको दिख रहा होगा और रेड कलर में भी आपको ट्रायंगुलर वॉइड आपको दिख रहा होगा। ओके, अब नेक्स्ट लेयर जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, या तो वो इस ट्रायंगुलर वॉइड में आएगा या तो वो रेड कलर के ट्रायंगुलर वॉइड में आएगा। तो यहाँ पर आप देखो, अगर एक वॉइड को मैं यहाँ पर लेकर आया, मतलब वॉइड को नहीं बोलूंगा, यहाँ पर जो आप नेक्स्ट लेयर के एटम को देख रहे हो वो कहाँ पर आया, ग्रे वॉइड में प्लेस हुआ है। पॉसिबिलिटी कहां पर था, अदर्स में भी था, बट किसी एक को तो सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट लेयर का एटम को कहां पर रखा है, ग्रे कलर के वॉइड में रखा है। अब इससे हुआ क्या, यहां पर दो तरह का टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ है। पहला टेट्राहेड्रल वॉइड तो यहां पर क्रिएट हुआ है जहां पर या एटम मौजूद, मतलब प्लेस हुआ है ग्रे कलर के वॉइड में। सो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस जगह में एक तो वॉइड यहां पर बना है टेट्राहेड्रल वॉइड 1 फर्स्ट टाइप का, दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर बना है, यहां पर बना है टेट्राहेड्रल वॉइड सेकंड टाइप का। आप देख सकते हो पहला वॉइड बना क्योंकि अपर लेयर की वजह से बना। ओके, जबकि यहां पर दूसरा जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है वो क्या है कि सेकंड लेयर में एक ट्रायंगुलर वॉइड बना हुआ था और उसके पीछे में क्या आ गया, व्हाइट कलर वाला आइटम आ गया। इस वजह से क्या हुआ, वहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बन रहा है, वो यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां दो ट्रायंगुलर वॉइड क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से क्या हो रहा है, वहां पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है पहले जैसा ही। अब होता क्या कि ये जो नेक्स्ट लेयर दिख रहा है ना, अब इस नेक्स्ट लेयर को हमें प्लेस करना है। तो ये जो नेक्स्ट लेयर आप देख रहे हो, ये नेक्स्ट लेयर पहले कहां पर गया था, वो एग्जैक्टली पहले वाले ए लेयर में ही प्लेस हुआ था, मतलब ए लेयर की तरह ही अरेंज हुआ था, मतलब टेट्राहेड्रल 2 में गया था, सेकेंड वाले में इस वॉइड में जाकर वो प्लेस हुआ था। लेकिन अभी वाला जो लेयर होगा वो ऑक्टाहेड्रल में जाकर प्लेस होगा। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, देखो जैसे ही यहाँ पर ये थर्ड लेयर आया, हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसको समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि इसके डायग्राम को 1 बाय 1 अभी हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं कि इसका यूनिट सेल बनाए कैसे। सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पीछे वाला जो एटम है ना, मतलब इस जगह से मैं इसके इस एटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस एटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कलर मैं यूज कर लेता हूँ, चलो ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस एटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस एटम को सिलेक्ट करूं तो फर्स्ट लेयर से मैंने क्या किया, एक एटम यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ओके, ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा ना साइज थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से करता हूँ कि एक यहाँ पर सिलेक्ट किया फर्स्ट। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, नेक्स्ट लेयर आएगा। सो नेक्स्ट लेयर से मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट लेयर से मैं यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में जो एटम मौजूद है, मतलब इसे इन दोनों को और इन तीनों को इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूं जो एटम इस डायरेक्शन में मौजूद है। मतलब मैं यहां पर इसी कलर का मार्कर ले लेता हूं, कलर यूज कर लेता हूं। यहां से मैंने इसको चुना और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से चुन रहा हूँ। यहाँ पर ये एक सेकेंड, जैसा अरेंजमेंट है उसी तरह से दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ये एटम, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ये हम लोग कहाँ से चुने हैं, ए लेयर से, ये हमारा बी लेयर से है। तो ये चीज ध्यान में रखना, पहला जो हम लोगों ने चुना वो कहाँ से चुना, ए लेयर से चुना, दूसरा हम लोगों ने बी लेयर से चुना। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, अब इसको सारा चुनने के बाद, एटम चुनने के बाद इसे हटा देना है। ओके, अब यहां पर हो जाएगा इस जगह से मैं क्या करता हूं कि इसे चुन रहा हूं, जो अपोजिट डायरेक्शन में जितना भी एटम मौजूद है ना, जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ का, ये एटम ले लिया, ये एटम आप देख पा रहे होगे, मैं इसमें कलर दिखा देता हूं, ये एटम को ले रहा हूं, इसे ले रहा हूं, इसे ले रहा हूं, फिर इसे ले रहा हूं, इसे ले रहा हूं और इसे ले रहा हूं, इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं एग्जैक्टली उसी तरह से एटम को सिलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर ये इस तरह से। अब ये हमारा बन गया क्या, सी लेयर बन गया। अब खास बात क्या है, इसके ऊपर फिर से एक ए लेयर आएगा, मेरे बात समझ रहे हो, इसके ऊपर क्या आएगा, फिर से एक ए लेयर आएगा, ये इस तरह से, क्योंकि रिपीटेशन क्या होगा, उसी तरह से होना है। और अगर ये वापस से ए लेयर आ रहा है, दैट मीन्स इस जगह में जो ये आपको वर्ड दिख रहा है ना, ट्रायंगुलर वर्ड, उसी जगह में एटम को ये प्लेस करना है, तो ए लेयर हमारा वापस से बन जाएगा। अगर मैं इसको सारे को, जैसे ए बी सी, और उसके बाद अगेन यहाँ पर ए लेयर बन रहा है, ओके, तो मैं उसको, अगर मैं उसके हिसाब से दिखाना शुरू करूं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसको दूर दूर कर दे रहा हूं सारे एटम को, तो यहाँ हो जा रहा है हमारे पास ये एटम, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर एक ये एटम, और उसके बाद यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, जिस तरह से था मैंने इन सभी एटम को उसी तरह से सजा दिया। अब मैं यहाँ पर सेकंड, ये हमारे पास येलो कलर में मैंने इसको दिखा रखा है, तो येलो कलर में हमारे पास ये हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में सारे एटम है, तो मैं इसको इसी तरह से दिखाऊंगा, यहाँ हो गया, यहाँ और यहाँ पर ये एटम हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, इस जगह में कि जो ए लेयर का रिपीटेशन हुआ था ना, वापस से ये हमारा ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, वापस से ये हमारा ए लेयर बना है। इन सभी को मैंने इस तरह से सजा दिया। अब देखो, इन्हें अगर मैं मिलाता हूं, इस जगह में इस तरह से मिला रहा हूं, मिलाने पर हमें मिल क्या रहा है, सो देखो, अब बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एफसीसी यूनिट सेल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफसीसी यूनिट सेल कहते हैं। इन सभी को मैं क्या कर रहा हूं, ये मिला रहा हूं। अब यूनिक चीज देख सकते हो कि इन सभी में हमें मिला किया, सभी को मिलाने पर यू आर गेटिंग द एफसीसी यूनिट सेल, आपको यहाँ पर एफसीसी यूनिट सेल मिला। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि ये स्ट्रक्चर जनरेट कैसे होता है, ठीक है, पूरे अरेंजमेंट से ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। बाकी आपको पता है कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, जस्ट लाइक HCP 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सो दैट इज 12, वॉइड परसेंटेज क्या होता है, सो दैट इज इक्वल टू 26%। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता है, ऑलराइट, ये सारा चीज आपको पहले ही पढ़ा दिया गया। आपको यहाँ से जानने को क्या क्या मिला कि इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से आप डायग्राम कैसे बनाते हो। आई थिंक इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इस प्लेन बोर्ड में इस तरह से आपको समझाया गया है, एनिमेशन के थ्रू आप इसको आसानी से समझ सकते हो। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर रहते हैं, इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ऑलराइट,